हाँ जी, नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पढ़ रहे होंगे अपने और बिल्कुल एकदम स्वस्थ होंगे। अपने जो सीरीज चालू कर रखी है फोर्थ ग्रेड के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 राजस्थान के लिए, आज उसकी अपने क्लास करेंगे। वो चौहान वंश की जो करेंगे, अपने चौहान वंश की दो क्लासेस डाल चुके हैं। आज अपने रणथंभौर के चौहान करेंगे। और आपको मैं अवगत करवा देता हूं, आपको मैं बता देता हूं कि अब से पहले हमने क्या कर लिया है। अब से पहले अब जो क्लासें जो चल रही है ये सीरीज, और उसके अंदर जो किया है हमने, सबसे पहले किया था कौन सा, प्रतिहार किया था। और प्रतिहारों में दोनों शाखाएं पढ़ ली थी और छोटी मोटी शाखाएं और पढ़ ली थी, जिनके अंदर अपने उज्जैन के बारे में, कन्नौज के बारे में इत्यादि पढ़ा था। और 2 नंबर पर अपने कर लिया था शाकंभरी या अजमेर के चौहान। शाकंभरी वाले भी कर लिए थे, या मैं बोलूं अजमेर के चौहान भी हम कर चुके हैं। तो इतना अपने राजस्थान इतिहास के अंदर कर चुके हैं। और ये बिंदु जो कर रहे हैं, ये क्या है, हिडन बिंदु है पूरे सिलेबस के अंदर। अपने राजस्थान इतिहास के अंदर जो सिलेबस दिया गया है अपने चतुर्थ श्रेणी का, उसके अंदर ये हिडन बिंदु है। वहां पर आपको क्या दिया हुआ है, ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हैं। ऐतिहासिक घटनाएं, ये शब्द दिया गया है। तो सीधी सीधी सी बात है, किसी को पूछने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। ऐतिहासिक घटनाएं वे घटनाएं जो इतिहास जो लिखा गया अपने राजस्थान का, चाहे वो अपने राजपूत काल हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जितने भी अपने प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति है, चाहे वो जनजातीय आंदोलन है, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो एकीकरण है, चाहे मराठों का आगमन है, उनके समय जो घटनाएं हुई थी जिससे राजस्थान कहीं ना कहीं प्रभावित रहा होगा, सारी की सारी चीजें आपको पूछेगा। तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए फोर्थ ग्रेड के हिसाब से उस लेवल का, उससे 1 या 2 लेवल ऊपर कराया जा रहा है यहाँ पे। तो वो उस लेवल को अपने टारगेट करते हुए ये क्लासेस शुरू की है। और आप अपनी जो रहेगी आज की 5वीं क्लास है, 2 क्लासें अपने प्रतिहार की डाल चुके हैं, 2 क्लासें अपने अजमेर और शाकंभरी वाले चौहानों की डाल चुके हैं। तो आज जो रहेगी अपनी, वो रहेगी 5वीं क्लास, और आज है अपने रणथंभौर के चौहान। तो उससे पहले मैं आपके सामने दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपके सामने ये कंटेंट है वो जो बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपसे किसी भी प्रकार की कॉस्ट नहीं ली जा रही है। आपसे सिर्फ एक ही मांगा जा रहा है कि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब चाहिए हमें। और आज जो अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ा है, उससे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सभी क्लासें, चाहे वो पोल साइंस की हो, कल्चर की हो, चाहे वो इतिहास की हो, वो सारी डाली जा रही है रेगुलर क्लासें जो फोर्थ ग्रेड से संबंधित है। अलग से इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो आज नया जुड़ा है इतिहास वाले पोर्शन के अंदर, वो क्या करें कि अपने जो इतिहास का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे वाली, तो उसके अंदर जाके आप पहली क्लास से शुरू कर देना। और एक एक दो दो क्लास डेली लगाकर क्या है अपने इस सेशन तक पहुंच जाना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और आपको एकदम से मेरी पढ़ाई की चीजें आ रही होंगी समझ में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी इस क्लास से एक मात्र क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बता देना मुझे। उस दिन मैं आपको, जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है। अपने एमसीक्यू भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो अपने क्या है कि क्लासें जिसने नहीं लगाई है पहले वाली, वो क्लासें जरूर लगा लेना भाई, ठीक है। तो अपने आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो रणथंभौर के चौहान रहेंगे। तो ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे अपने। और आगे बढ़ते हैं तो अपने बात कर लेते हैं किसकी, रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहानों की बात करें तो इससे पहले अपने प्रतिहार, और उससे पहले उसके बाद में अपने किए थे अजमेर वाले चौहानों की बात की थी। देखिए आप अब तक हमने क्या कर लिया है वो मैंने बता दिया आपको। और आपको पता है कि जब हमने क्या किया कि अजमेर के चौहान पढ़े थे, तो अजमेर का जो अंतिम चौहान राजा था उसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज तृतीय। और आपको मैं ज्ञात करवा दूं कि आज से अपने हिंदी की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से चलेगी। वो भी आपको 1 महीने के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस करवा के पूरा का पूरा, और जल्दी से जल्दी रिवीजन क्लासें भी शुरू करें पीवाईक्यू और एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है। तो नए नए इनोवेशन करते रहेंगे। आप कमेंट कर दिया करो, उस
वजह से हमें क्या है, आपका हौसला मिलता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द क्या है सरकारी सेवा के अंदर क्या हो, नियुक्त हो। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का अंतिम चौहान राजा था। उसके बाद क्या है, पूरे भारत की दृष्टि बदल चुकी थी अपने इतिहास की दृष्टि से। क्या है कि दिल्ली के अंदर क्या है सल्तनत काल शुरू हो गया था। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाल दी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली, जिसे कहते हैं सल्तनत काल का दौर शुरू हो गया था। और पूरे भारत की जो राजनीति है, पूरे भारत का इतिहास है, यहां तक कहूं तो भौगोलिक परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो गई थी। यानी कि अब क्या है कि सल्तनत काल का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, चाहे वो स्थापत्य कला है, चाहे वो आपकी क्या है इंडिया की कल्चर है, उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। और अंतिम चौहान राजा जिसने मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा था। ठीक है, उसके बाद में इनका एक पुत्र था जिनका नाम क्या था, गोविंदराज तृतीय। गोविंदराज तृतीय। इस गोविंदराज तृतीय ने क्या किया, रणथंभौर जो कि वर्तमान में सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, उस शाखा का क्या कर दिया, उस चौहान शाखा की क्या डाल दी, उसने नींव डाल दी। और नींव डालने के बाद में क्या है, रणथंभौर चौहान राजा गोविंदराज कौन हुआ कि गोविंदराज रणथंभौर शाखा का संस्थापक बना, जो कि एक चौहान शाखा थी। इस चौहान शाखा के अंदर अपने पढ़ेंगे कि राजस्थान का पहला शाखा पढ़ा जाएगा। इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी से आपको मिलवाया जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति है उससे अवगत करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आगे और अपने शुरुआत करते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी आप अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर अपने ज्वाइन कर लेना भाई। कोई भी आपको क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, अपना ये जो नंबर दिया गया है 961000 और 9610000503 लिख देता हूं एक बार मैं आपके सामने कि 9610,503 ये नंबर है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इस पे कॉल कर लेना, किसी भी समय कर लेना। आपकी पहली कॉल में कॉल उठाई जाएगी और उसी समय क्या है हमारी जो टीम है पूरी वो बैठकर उसका निदान करेगी। और आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाओ, आप बिल्कुल नो टेंशन हो जाओ भाई। आपके लिए जो कंटेंट लाया जा रहा है बिल्कुल अपने के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लाया जा रहा है। विश्वास करके इस कंटेंट को पढ़ो, जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं, बातों को विराम देते हैं, क्लास की ओर चलते हैं अपने। मैंने बता दिया था कि गोविंदराज क्या है कि रणथंभौर के अंदर नींव डालता है रणथंभौर चौहान राज्य की। तो लिखा हुआ रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। और इस गोविंदराज ने क्या किया, 1194 ईस्वी के अंदर क्या करता है, रणथंभौर चौहान शाखा की नींव डालता है, जो कि किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। देखिए दल पुंगल की उपाधि धारण कर रखी थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, जिसका पुत्र गोविंदराज था। गोविंदराज की बात कर लें तो ये क्या है कि दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करता है। तो याद रखना कि चौहानों का वह राजा जिसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो पहला राजा कौन सा था भाई? गोविंदराज था। वो पहला राजा कौन सा था? गोविंदराज था। गोविंदराज ने क्या किया था? चौहानों की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। चौहानों की अधीनता स्वीकार की थी, याद रखना। ये चौहानों की अधीनता स्वीकार करने वाला, चौहानों का अपने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने वाला चौहानों का पहला राजा कौन सा था? गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज। वही गोविंदराज जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली, जो कि किसका शासक था, किसका पुत्र था? वो था साहब आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। 1194 ईस्वी के अंदर ये रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव डालता है।
उसके बाद में गोविंदराज की बात कर ले तो गोविंदराज के बाद में काफी शासक हुए जो बिल्कुल क्या है निहत्थे टाइप के थे, बिल्कुल क्या है ऐसे ऐशोराम वाले थे, ज्यादा अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, कोई बड़ी उन्होंने चीजें नहीं बनवाई, ठीक है चलता रहा काम, जीवन यापन उन्होंने कर लिया, तो उनको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने क्या है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए गोविंदराज के बाद में वल्लभदेव नाम का एक व्यक्ति आया था, वल्लभदेव, प्रहलाद, वीर नारायण, ये इंपॉर्टेंट है, वीर नारायण याद रखना, बाघ भट्ट व जैत्र सिंह यानी कि जिसे बोलते हैं जयसिम्हा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये शासक आए थे किसके, रणथंभौर के। वीर नारायण की बात कर लूं तो वीर नारायण के समय एक दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसका नाम था क्या, दिल्ली सल्तनत का राजा था उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश, याद रखना। इल्तुतमिश ने क्या किया था, असफल आक्रमण किया था। अब ये पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का वह राजा बताइए, दिल्ली सल्तनत का वह राजा बताइए जिसने सबसे पहले रणथंभौर पर अटैक किया था या आक्रमण किया था, तो वो था इल्तुतमिश। कौन सा था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किया अटैक किस पे, वीर नारायण पे। किस पे किया था, वीर नारायण पे किया था। किस पे किया था, वीर नारायण पे किया था। तो सीधी सी बात है, देखिए दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा था, गोविंदराज। लेकिन दिल्ली सल्तनत के साथ में क्या हो गए, इनके जो संबंध थे वो बिल्कुल बिगड़ते चले गए, और उस स्थिति को देखते हुए इल्तुतमिश ने अटैक किया किस पर, रणथंभौर पर। लेकिन वह अटैक करते समय क्या रहा, असफल रहा था। चाहे वो असफल रहे चाहे वो सफल रहे, पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसने सबसे पहले अपने रणथंभौर पर अटैक किया था, तो वो था कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि हमीरदेव चौहान। अपने बात करते हैं कि हमीरदेव के जो पिता थे, हमीरदेव के जो पिता थे, इनके पिता थे जिनका नाम था जैत्र सिंह। क्या नाम था, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का एक अन्य नाम भी मिलता है और वो नाम है साहब जयसिम्हा। क्या नाम है, जयसिम्हा। तो याद रखना जैत्र सिंह या जयसिम्हा किसके पिता थे, जैत्र सिंह या जयसिम्हा हमीरदेव चौहान के क्या थे, ये क्या थे, पिता थे। हमीरदेव चौहान, वही हमीरदेव चौहान जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, हट के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जिद कर लेता था, ये खाना है तो करना ही है, पिज्जा खाना है तो खाना ही है, ठीक है ना। तो ये हट के लिए प्रसिद्ध था, है ना। तो अपने बात करेंगे कैसे हट पकड़ी थी इसने, क्यों पकड़ी थी, वो भी बात करेंगे अपने, क्या इनके बारे में श्लोक बोले गए हैं ना, क्या लाइनें बोली गई हैं इतिहासकारों द्वारा। देखिए हमीरदेव चौहान के पिता का नाम, भाई हमीरदेव चौहान के पिता का नाम, इसने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी भी बनवाई थी। तो याद रखना कि अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी, हमीरदेव चौहान ने। 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी, हमीरदेव चौहान ने। किसकी याद में, जैत्र सिंह की याद में। 32 खंभों की छतरी कहां स्थित है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में और क्या स्थित है, रणथंभौर दुर्ग में और क्या स्थित है, गणेश जी का मंदिर है। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा गणेश जी का मंदिर है। याद रखना जो राजस्थान के ऐसे गणेश जी हैं, गणपति जी का ऐसा मंदिर है, किसी के भी शादी विवाह हो और या मैं बोलूं शुभ कार्य हो, उससे पहले जो मन ही मन के अंदर जो इनविटेशन दिया जाता है, गणेश जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, गणेश जी को दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो, हमीरदेव चौहान की माता का नाम था हीरा देवी। तो याद रखना, तो ये पत्नी किसकी हुई भाई, जैत्र सिंह की पत्नी होगी ना। तो जैत्र सिंह की, अपने जैत्र सिंह या फिर जयसिम्हा की जो पत्नी थी उनका नाम था हीरा देवी। हीरा देवी की कोख से बड़ा ही पराक्रमी राजा जिनका जन्म हुआ था, उनका नाम क्या था, हमीरदेव चौहान था, जो हट के लिए प्रसिद्ध था। इनका राज्याभिषेक 1282 ईस्वी के अंदर होता है और इनका कार्यकाल 1282 से लेकर 1301 ईस्वी। ठीक है ना, याद हो जाएगा। इनका कार्यकाल क्या रहेगा, इनका कार्यकाल रहेगा 1282 से 1301 ईस्वी। तो इस 1301 ईस्वी वाला फैक्ट याद रखना भाई।
12 कार्यकाल, 1282 से लेकर 1301 ईस्वी। 1301 में क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है राजस्थान के पहले साके के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे क्यों अटैक किया। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसने सबसे पहले रणथंभौर पर अटैक किया इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने जब अटैक किया तो उस समय रणथंभौर का जो शासक था वो नारायण, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति था, गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज था। याद रखना, इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना, याद रखना, बार बार चीजें मैं रिपीट करा रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है, चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे। अमीरदेव चौहान की बात कर लें तो मैंने बता दिया अमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। अमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए एक इनके बारे में कथन है, एक इनके बारे में कथन है, और वो कथन कौन सा है? सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़ा न दूसरी बार। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से क्या है, हमीरदेव की चौहान की जो खूबियां हैं वो आपको दिखाई देगी कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया मीर हट चढ़ा न दूजी बार। यानी कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, यानी कि जो शेर होता है, जो सिंह होता है, वो एक बार अपने शिकार को देख लेता है तो पूरे दिन उसके पीछे भागता है जब तक वो क्या है उसको खा ना ले, या जब तक या उसको पा ना ले। उसी प्रकार सतपुरुष वचन, यानी कि पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, उसके मुंह से जो वचन निकल गया वो खाया जाता है। कदली फलत एक बार, कदली होता है केले का वृक्ष, केले का वृक्ष भी अपने जीवन में एक बार क्या देता है, फल देता है। कि जिस प्रकार सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़न दूजी बार। जब लड़की का विवाह होता है तो उसको पिट्ठी लगाई जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, तेल चढ़ाना बोलते हैं, है ना, हल्दी लगाना बोलते हैं। तो विवाह से पहले जब बारात आती है तो उससे जस्ट पहले तेल चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं कि तिरिया तेल हमीर हट, यानी कि एक बार तेल चढ़ गया और उसके बाद में अगर उस लड़की का विवाह आने वाले समय में किसी कारणवश से अगर दूसरा विवाह करना पड़ता है तो उस स्थिति के अंदर उसको दोबारा तेल नहीं चढ़ाया जाता, दोबारा तेल नहीं चढ़ाया जाता। जिस प्रकार ये एक एक चीजें सब लेके बैठे हैं उस प्रकार कहते हैं तिरिया तेल हमीर हट चढ़ा ना दूजी बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ा ना दूजी बार। अगर हमीर देव ने एक बार हट पकड़ ली तो पकड़ ली, चाहे पूरा साम्राज्य खत्म हो, उसने हट पकड़ ली तो पकड़ ली। तो लिखा हुआ है ना कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ा न दूजी बार। तो राजा कौन सा था जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना हमीर हट के लिए प्रसिद्ध था, हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। और मैं ये भी बता चुका हूं कि अपने पिता की याद में, अपने पिता की याद में इसने रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी बनाई थी। अब आपको एक और चीज याद होगी कि मैंने ये भी कराया था कि 16 खंभों का महल कौन सा है? 16 खंभों का महल, 16 खंभों का महल,
16 खंभों का महल कौन सा है? तो 16 खंभों का तो महल भैया कौन सा है? याद कीजिए, याद कीजिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि पहले क्या थी? पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला। कौन सी संस्कृत पाठशाला? कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी ये पहले, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तुड़वाया गया, और अब्बू बकर नाम का एक व्यक्ति था जिसने उसका डिजाइन किया। वो डिजाइन ऐसा किया कि जो आगे चलकर क्या कहलाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाया। राजस्थान की पहली मस्जिद है, 16 खंभों पर बनी हुई है, 16 खंभों पर बनी हुई है। इस 16 खंभों पर बनी हुई है कौन सी बनी हुई है? कौन सी बनी हुई है? 2.5 दिन का झोंपड़ा बना हुआ है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये तो 2.5 दिन के अंदर बनी थी, इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और लेकिन सही बात तो ये है, 2.5 दिन का पंजाब शाह पीर का उर्सिया मेला भरता है यहाँ, इस कारण क्या है, इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो 16 खंभों का महल, अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़ा, और 32 खंभों की छतरी जेतर सिंह की याद में किसने बनवाई थी? हमीरदेव चौहान ने बनवाई थी, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कहाँ बनवाई थी? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है, जिसे न्याय की छतरी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, न्याय की छतरी कहाँ पर है? न्याय की छतरी बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं इसे? न्याय की छतरी। इसे क्या बोला जाता है? न्याय की छतरी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्याय की छतरी बोला इसको। 32 खंभों की छतरी जो कि जेतर सिंह को समर्पित है, उसके पुत्र हमीरदेव चौहान द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। अब इसके थोड़े दरबारी कवियों के बारे में देख लेते हैं। याद रखना, बिज्जादित्य किसके दरबार में था? बिज्जादित्य किसके दरबार में था? हमीरदेव चौहान के दरबार में था। बिज्जादित्य किसके दरबार में था? हमीरदेव चौहान के दरबार में था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, अगर आपने अजमेर के चौहान पढ़े हैं तो देवबोध धर्म घोष किसके दरबार में थे? देवबोध धर्म घोष किसके दरबार में थे? तो कमेंट बॉक्स में बताना। आप तो एक तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताते नहीं हो, बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हो सुस्त होकर सुषुप्त अवस्था के अंदर। ऐसे एक्टिव रहा करो, जवान हो, एक्टिव रहा करो, एक्टिव रहा करो। अपनी जो चीज, अपनी जो बातें हैं, अपनी जो क्वेरी है, अपनी जो भी मन के अंदर बातें हैं, वो कमेंट के अंदर एकदम बेखौफ रूप में लिखा करो ना। क्या दिक्कत है? अपनी जो टीम बैठी है, किस बैठी है? आपकी जो दिक्कत है उसको, उसके समाधान के लिए तो बैठी है। आराम से लिखा करो। जब आप बताओगे तभी तो नए नए इनोवेशन होंगे। कुछ एक ने कहा कि इतिहास की सीरीज चालू करो, तो इतिहास की सीरीज चालू कर दी। अब कौन से सब्जेक्ट की आपको जरूरत है तो उस प्रकार से अरेंज करेंगे, जैसा भी होगा, जैसी भी परिस्थितियां रहेंगी अपने करेंगे। तो आपका साथ होना जरूरी है ना। आप एकदम साइलेंट होके बैठे रहते हो, क्लास लगा के चले जाते हो, तो थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दिया करो भाई। हाँ जी, तो याद रखना, बिज्जादित्य किसके दरबार में था? तो बिज्जादित्य था हमीरदेव चौहान के दरबार में। बिज्जादित्य किसके दरबार में था? हमीरदेव चौहान के दरबार में था। और बात करूं तो रणथंभौर चौहानों में सबसे प्रतापी राजा है ना, रणथंभौर चौहानों में सबसे प्रतापी राजा है, वो था हमीरदेव चौहान। और रणथंभौर चौहानों का अंतिम राजा भी ये है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर चौहानों में सबसे प्रतापी राजा, रणथंभौर चौहानों में सबसे प्रतापी राजा कौन है? हमीरदेव चौहान है। रणथंभौर चौहानों में सबसे प्रतापी राजा कौन है भाई? हमीरदेव चौहान है। अंतिम राजा भी कौन है? हमीरदेव चौहान है। ये भी याद रखना कि राघव देव कौन था? राघव देव और राघव चेतन दो अलग अलग व्यक्ति है। राघव देव तो हमीरदेव चौहान के गुरु थे। राघव देव हमीरदेव चौहान के क्या थे? गुरु थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राघव देव कौन है? तो याद रखना, राघव देव हमीरदेव चौहान के क्या थे? गुरु थे। लेकिन राघव चेतन कौन थे? राघव चेतन कौन थे? रतन सिंह से रिलेट है तो कमेंट बॉक्स में बताना राघव चेतन कौन थे। याद कराना कि इतना बता देता हूं किससे संबंधित थे? राघव चेतन। राघव चेतन किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? रतन सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है? रतन सिंह से संबंधित है, ठीक है ना। याद रखना, राघव देव किसके गुरु थे? राघव देव किसके गुरु थे? हमीरदेव के। बिज्जादित्य किसके दरबार में था? हमीरदेव के। हमीरदेव ने छतरी कौन सी बनवाई थी? न्याय की छतरी।
कितने खंभों की है? 32 खंभों की। क्योंकि इनके पिता जैतर सिंह थे, उनका कार्यकाल 32 साल का था, इसी कारण ये 32 खंभों की छतरी बनवाई थी रणथंभौर दुर्ग के अंदर, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। ठीक है जी। एक इसने यज्ञ भी करवाया था, रणथंभौर का जो शासक है हमीरदेव ने एक यज्ञ करवाया, और अपने शासन काल में विश्व भट्ट इसके दरबार में था, एक ब्राह्मण, और इस विश्व भट्ट की देख रेख में इसने एक यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ का नाम क्या है? कोटिजन यज्ञ। कौन सा है? कोटिजन यज्ञ। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये ब्राह्मण था। ये क्या था? ब्राह्मण। ये क्या था? ब्राह्मण था। इस ब्राह्मण की क्या है देख रेख में कोटिजन ने यज्ञ करवाया था। अब पूछ सकता है कि ये ब्राह्मण कौन था? विश्व भट्ट था। विश्व भट्ट था। तो विश्व भट्ट भी किसके दरबार में? हमीरदेव चौहान के दरबार में। विद्यादित्य भी किसके दरबार में? हमीरदेव चौहान के दरबार में। ठीक है जी। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान ने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 17 युद्धों को लड़ा था। 17 युद्ध लड़े थे इसने। उन 17 युद्धों में से कहते हैं 16 युद्धों में इसने विजय प्राप्त की थी, और एक युद्ध ये किसके सामने हार चुका था? अलाउद्दीन खिलजी AK-47 के सामने आ चुका था। याद रखना, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको मैं PPT पे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है, और आपको क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं पूछेगा, और कला संस्कृति की दृष्टि से ये क्या है, इनके द्वारा बनवाई गई चीजें पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए पढ़ा रहा हूं। पूरी हिस्ट्री है ना, पूरी डेप्थ के अंदर तो पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए PPT पर पढ़ाया जा रहा है कि आपका क्या है, सिलेबस पूरा हो जाए, है ना, सिलेबस पूरा हो जाए, और जो चीजें आने योग्य हैं और आएंगी वो ही आपको PPT के माध्यम से करवाई जाएंगी, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारा है, बस इतना ध्यान रखना है, छोड़ना क्या है, उसके लिए तो टीचर होते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना, 17 युद्ध लड़े थे हमीरदेव चौहान ने, और उन 17 युद्धों में से 16 में क्या की थी, इसने विजय प्राप्त की थी, लेकिन एक युद्ध AK-47 के सामने ये हार चुका था, अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये हार चुका था। अब आगे बढ़ते हैं तो हमीरदेव जानकारी देने वाला है वो है हमीर रासो। ठीक है, कौन सा है? हमीर रासो। तो याद रखना, एक ग्रंथ है हमीर रासो। हमीर रासो जो है ना, वो अलग अलग शताब्दियों के अंदर लिखे गए थे, अलग अलग राइटर्स द्वारा। तो याद रखना, सबसे पहले अगर हमीर रासो किसी ने लिखा था, सबसे पहले अगर हमीर रासो किसी ने लिखा था तो वो था जोधराज। कौन था भाई? जोधराज। कौन था? जोधराज। साथ साथ में ना आप बोला करो, अकेले बैठे हुए, घर वाले कुछ भी कहें, है ना, पागल भी कहेंगे घर वाले कि ये अकेला क्यों बोल रहा है भाई, इतना पढ़ के पागल हो गया क्या, तो एक बार बोलने दो, जिस दिन आप जॉब लगोगे तो उस दिन क्या वाले कहेंगे कि सही बोलता था ये, है ना। तो याद रखना, हमीर रासो पूछ ले तो आपके दो उत्तर होंगे। ठीक है, हमीर रासो पूछ ले तो आपके दो उत्तर होंगे। एक तो जोधराज, क्या करोगे आप? जोधराज। हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने। जोधराज ऑप्शन में न मिले, विकल्प में न मिले तो सारंगधर। कौन सा करोगे? सारंगधर। तो याद रखना, हमीरदेव चौहान की जानकारी देने वाले ग्रंथों के अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमीर रासो। कौन सा है? हमीर रासो। तो याद करो, बिसल देव रासो किसने लिखा था? नरपति नालन ने लिखा था। रासो मतलब रास, रासो मतलब रास, रासो मतलब रास। ललित विग्रह राज किसने लिखा था? ललित विग्रह राज किसने लिखा था? याद आ रहा है कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो भाई, ललित विग्रह राज किसने लिखा था। ठीक है जी, अब अपने बढ़ते हैं आगे। तो अमीर रासो तो लिख दिया किसने? हमीर रासो तो लिख दिया जोधराज ने, लेकिन हमीर रासो एक और व्यक्ति था लिखने वाला, जिसका नाम है क्या? सारंगधर। एक है जोधराज, लेकिन हमीर हट किसने लिखा था? हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर। कौन सा था? चंद्रशेखर। तो याद रखना, ये चंद्रशेखर द्वारा क्या लिखा गया? हमीर हट लिखा गया था, चंद्रशेखर द्वारा हमीर हट। देखिए, रासो किसने लिखा था? रासो जोधराज सारंगधर। रासो किसने लिखा? जोधराज
सारंगधर, हमीर रासो जोधराज सारंगधर। लेकिन हमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा था, चंद्रशेखर ने लिखा था। चांद जैसा मुखड़ा लेके, चांद जैसा मुखड़ा लेकर हमीर ने क्या पकड़ ली? हट पकड़ ली। चांद जैसा मुखड़ा लेकर हमीर ने क्या पकड़ ली? हट पकड़ ली। तो याद रखना, चांद से चंद्रशेखर, हमीर देव चौहान को क्या कहा गया? हठी। इसी कारण उस ग्रंथ को नाम दिया गया हट। क्या नाम दिया गया? हमीर हट। तो दो ग्रंथ याद हो गए, जोधराज और सारंगधर के हमीर रासो। हमीर हट चंद्रशेखर का, हमीर हट चंद्रशेखर का। आगे बात समझ में आई? क्या बात समझ में? अब तक कितने ग्रंथ किए हमने? एक तो किया हमने हमीर रासो, हमीर रासो। एक आपने कर लिया हमीर हट, ये दो कर लिए। अब इनके दो है, हमीर रासो के है दो, जोधराज, जोधराज और सारंगधर। और उसके बाद में हमीर हट किसका है? चंद्रशेखर का। हमीर हट किसका है? चंद्रशेखर का। अब दो तीन ग्रंथ, चार ग्रंथ और हैं। देखिए, चंद्रशेखर का हमीर हट और हमीर रासो जोधराज या सारंगधर का। अच्छा, एक है हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन नहीं लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना है? हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन। ठीक है, हमीर मदमर्दन की बात कर ले। हमीर मदमर्दन जो लिखा वो जयसिंह सूरी की रचना है। तो याद रखना, हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन किसने लिखा था? जयसिंह सूरी ने लिखा था। इंपॉर्टेंट है, हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन। ठीक है, जय सिंह सूरी। उसके बाद में हमीर महाकाव्य, नयन कैसे हैं? बिल्कुल एकदम क्या है? महान। नयन कैसे हैं? बिल्कुल महान है। तो याद रखना, हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। याद रखना, क्या नयन कैसे हैं? नयन कैसे हैं? महान है, यानी कि बड़े हैं। तो याद रखना, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य। ठीक है, उसके बाद में आता है हमीर बंद बांधन, हमीर बंद बांधन। तो याद रखना, हमीर बंद बांधन, बंद बंधन, बंधन याद रखना, बांधन नहीं, बंधन। क्या नहीं लिखना है? बांधन नहीं, बंधन याद रखना है। तो हमीर बंद बंधन किसकी रचना है? अमृत कैलाश की रचना है। किसकी है? अमृत की। मांडू व्यास की एक रचना है हमीरायण, 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 हमीरायण मतलब मांडू व्यास। किसकी रचना है? हमीरायण किसकी रचना है? मांडू व्यास की रचना है। मांडव रास व्यास की रचना है। किसकी है? मांडव व्यास की रचना है। तो याद रहेगा, तो याद रहेगा, तो याद रखो। अब देखो, हमीर रासो किसका था भाई? या तो लिखोगे आप जोधराज, किसकी रचना है? याद हुआ? या लिखोगे आप सारंग, सारंगधर। ठीक है, हमीर हट किसकी रचना है? हट कौन पकड़ता है? हट कौन पकड़ता है? हट कौन पकड़ता है? चांद से जैसा मुखड़ा लेकर। तो हमीर हट है चंद्रशेखर की रचना। किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रशेखर की रचना है। आगे बात समझ में। उसके बाद में हमीर मदमर्दन किसकी रचना है? जय सिंह सूरी की रचना है। किसकी रचना है? हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी। किसकी रचना है? जय सिंह सूरी की रचना है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नयन कैसे? नयन कैसे? महान। तो हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। ठीक है,
हमीरबंद हमीरबंद बंधन, हमीरबंद बंधन, तो याद रखना हमीरबंद बंधन किसकी रचना है? कैलाश की है। और कैलाश कैसा, बंधन कैसा, अमृत जैसा, बंधन कैसा, अमृत जैसा, तो अमृत कैलाश किसकी रचना है? अमृत कैलाश की रचना है। बंधन कैसा, अमृत जैसा, तो अमृत कैलाश की रचना है हमीर बंद बंधन। तो याद रखना हमीर आयण, हमीर आयण, हमीर आयण, मांडू व्यास। इसकी रचना है मांडू व्यास की रचना है। सारी याद होगी। 6 ग्रंथ लिखे हैं, हमीर रसो, जोधराज और सारंगधर। हमीर हट, हमीर हट किसकी? चंद्रशेखर की। हमीर हट किसकी है? चंद्रशेखर की रचना है। हमीर हट के बाद में कौन सी? हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी की रचना है। उसके बाद में हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। हमीर बंद बंधन किसकी रचना है? हमीर बंद बंधन किसकी रचना है? केल अमृत जैसा बंधन, यानी कि अमृत कैलाश। कौन है? अमृत कैलाश। उसके बाद में हमीर आयन मांडू व्यास। कौन सा है? मांडू व्यास। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, अब एक और ग्रंथ है हमीर देव, किसने लिखा? श्रृंगार हार। हमीर देव की रचना कौन सी है? खुद की। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं कि हमीर देव की खुद की रचना है। हमीर देव की खुद की रचना है ये, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट है श्रृंगार हार किसकी रचना है। तो याद रखना, नोट लगा के लिख लेना भाई। श्रृंगार हार स्वयं हमीर देव चौहान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हमीर देव चौहान ने लिखी थी। आई बात समझ में? लिखी थी। आई बात समझ में? तो श्रृंगार हार किसकी रचना है? श्रृंगार हार किसकी रचना है? श्रृंगार हार किसकी रचना है? तो याद रखना किसकी है? खुद हमीर ने लिखी है भाई। श्रृंगार हार किसकी रचना है? खुद हमीर द्वारा लिखी गई है। श्रृंगार हार किसकी रचना है? खुद हमीर ने लिखी थी। श्रृंगार हार खुद हमीर ने लिखी थी। जियाउद्दीन बरनी, जो कि अपनी फिरोज शाह, किसमें? तारीख ए फिरोज शाही एक ग्रंथ है, और वो जो रचना है वो किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की रचना है। तो याद रखना जियाउद्दीन बरनी, जिजाजू नहीं, जियाउद्दीन बरनी। कौन सा बरनी था? जियाउद्दीन बरनी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, और उस ग्रंथ का नाम क्या था? तारीख ए फिरोज शाही। अब पूछा जा सकता है कि एक फारसी ग्रंथ, दिल्ली सल्तनत के काल का वह ग्रंथ जो कि हमीरदेव चौहान की जानकारी देता है, तो याद रखना तारीख ए फिरोज शाही जो कि जियाउद्दीन बरनी की रचना है, वो जानकारी देता है हमीरदेव चौहान की। खुद कौन से लिखता है? हमीरदेव चौहान खुद लिखता है श्रृंगार हार। कौन सा लिखता है? श्रृंगार हार। अब बात कर लेते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत का एक राजा हुआ था, दिल्ली सल्तनत का एक राजा हुआ था जिसका नाम है, एक शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत का, और उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का पहला शासक था ये जलालुद्दीन खिलजी, जो कि पहला शासक जिसने रणथंभौर पर अटैक किया था। तो आपको पूछ सकते हैं कि गुलाम वंश का वह शासक बताइए जिसने सबसे पहले रणथंभौर पर अटैक किया और किसके समय किया। तो याद रखना गुलाम वंश का था कौन? गुलाम वंश का था कौन? गुलाम वंश का कौन था बताइए भाई, गुलाम वंश का कौन था? और उसके बाद में किस पर अटैक किया था? तो वीर नारायण पर अटैक किया था। किस पर किया था? वीर नारायण पर अटैक किया था, और उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। लेकिन वो पूछे
खिलजी वंश का वह शासक बताइए जिसने रणथंभौर पर सबसे पहले अटैक किया था। तो याद रखना खिलजियों में सबसे पहले कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी की बात कर लें, जलालुद्दीन खिलजी ने किसके समय अटैक किया था? अमीरदेव चौहान के समय अटैक किया था। अमीरदेव चौहान की बात करें तो अमीरदेव चौहान के समय दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश था और खिलजी वंश के 2 शासकों का उसने क्या किया था? सामना किया था। जलालुद्दीन खिलजी और उसका भतीजा बोलूं या मैं बोलूं उसका जवाई, और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, का भी उसने सामना किया था। तो खिलजियों से लड़ने वाले थे ये। किसे लड़ने वाले थे? खिलजियों का सामना किया था। तो याद रखना जलालुद्दीन खिलजी ने प्रथम और खिलजियों में वह पहला शासक था जिसने अटैक किया। तो उस समय शासक कौन था? अमीरदेव चौहान था। अब बढ़ते हैं आगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जाइन दुर्ग को जीता था। जाइन दुर्ग की बात कर लूं तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। जाइन दुर्ग की बात कर लूं तो याद रखना रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो याद रखना रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी थी, रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी कहलाती है वो कहलाता है कौन सा दुर्ग? जाइन का दुर्ग। ये भी सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। अब आपको बता दूं इंग्लिश के अंदर की ऑफ रणथंभौर, की ऑफ रणथंभौर की बात करें तो कौन सा आएगा आपका? जाइन, यानी कि जो चाबी है रणथंभौर दुर्ग की वो कौन सी है? कौन सी है? तो याद रखना जाइन का दुर्ग है। क्यों है? क्योंकि अगर 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 आपको रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जाइन को विजय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाइन को जीतना पड़ेगा। जिस प्रकार जालोर को अगर जीतना है, जालोर को अगर जीतना है तो सिवाना को जीतना पड़ेगा। जालोर को जीतना है तो सिवाना को जीतना पड़ेगा। तो सिवाना को जीतना पड़ेगा। जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी कहलाएगी? फिर सिवाना का दुर्ग। उसी प्रकार रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी कहलाएगी? आपका जाइन का दुर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, खिलजियों में पहला शासक था जो कि रणथंभौर दुर्ग पर क्या करता है? अटैक करता है। उस समय कौन था? अमीरदेव चौहान था। कहते हैं कि 1282 से लेकर 1301 के मध्य क्या करता है? शासन करता है। कौन करता है? अमीरदेव चौहान। और इसने रणथंभौर दुर्ग में जब ये शासक बना तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी का उसे सामना करना पड़ता है और ये समय काल था 1290 ईस्वी। तो सबसे पहले ये अटैक करता है जलालुद्दीन खिलजी। किस पर करता है? जाइन के दुर्ग पर अटैक करता है। वहां के आसपास के भागों को ये लूटना शुरू कर देता है। तो याद रखना सबसे पहले इसने कहां पर अटैक किया था? जाइन दुर्ग पर अटैक किया था और ये समय काल था 1290 ईस्वी का। कब का था? 1290 ईस्वी का। जैसे इसने छोटी मोटी लूटपाट शुरू कर दी, पूर्ण एशिया से इसको पूरा ऐसा कॉन्फिडेंस तो आया नहीं। फिर ये क्या है कि जलालुद्दीन ने जाइन दुर्ग को जीत लिया। अंत के अंदर क्या कर लिया? जीत लिया। तो जलालुद्दीन जाइन दुर्ग को सर्वप्रथम जीतने वाला शासक कौन सा हो गया दिल्ली सल्तनत का? तो याद रखना वो कौन सा हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। लेकिन इतिहास तो ऐसा कहता है, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। इसने सोचा कि जिस प्रकार मैं जाइन दुर्ग को जीत लूंगा उसी प्रकार रणथंभौर को जीत लूंगा। लेकिन इसे पता नहीं था हट्टी राजा बैठा था आगे। कोटिजन ने यज्ञ करवाया था जिसने जैसे दरबार में थे उसके, हैं विजादित्य जैसे साहित्यकार थे जिसके दरबार में, वो राजा बैठा है। तू तो क्या है, वो तेरे को उखाड़ फेंकेगा। जब ये रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ता है तो कहते हैं इसने पड़ाव कई सालों तक डाले रखा, 1291 तक डाले रखा, 1-2 साल तक डाले रखा। इसे क्या नहीं हुई? विजय नहीं मिली। इसे क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। अंत में ये क्या है? लोगों के सामने बहाने बनाने लगा और बहाने बनाता है तो क्या कहता
कहता है कि ऐसे मैं कई दुर्ग क्या कर दूं, एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, उन पर न्योछावर कर दूं। ऐसा कह के ये क्या है, दिल्ली चला जाता है और आपके सामने लिखा हुआ है दुर्ग को ये जीत नहीं सका। इसी कारण 1291 ईस्वी के अंदर आक्रमण के समय हमीरदेव ने अपने सेनापति गुरदास सैनी को नेतृत्व के लिए भेजा और गुरदास सैनी इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। तो देख लीजिए, जब ये जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर की तरफ बढ़ता है तो अपनी सेना देकर भेज देता है कौन, हमीरदेव चौहान। क्योंकि हमीरदेव चौहान उस समय क्या है, कोटिजन्य यज्ञ हो रहा था ना जो विश्व भट्ट के नेतृत्व में, उसके अंदर बैठा हुआ था। तो इसने कहा कि आप ऐसे करो, अपना विश्वसनीय सैनिक है सबसे बढ़िया वाला, उसका नाम है गुरदास सैनी। क्या नाम है? गुरदास सैनी। गुरदास सैनी को क्या है कि जलालुद्दीन के खिलाफ भेज देता है। ये इसके खिलाफ भेज देता है, जलालुद्दीन के खिलाफ भेजता है। और जलालुद्दीन के खिलाफ जब इसको भेजता है तो इस युद्ध के अंदर, इस छोटी सी लड़ाई के अंदर क्या होता है, गुरदास सैनी मारा जाता है। गुरदास सैनी मारा जाता है और उसके बाद में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। जब ये गुरदास सैनी मारा गया तो 1292 में दोबारा अटैक कर देता है कौन, जलालुद्दीन। और फिर से इसने क्या किया, जाइन दुर्ग को जीत लिया। तो ऐसा भी आ सकता है, जाइन के दुर्ग को 2 बार जीतने वाला शासक कौन सा था, जलालुद्दीन। इसने फिर से, जलालुद्दीन ने क्या कर लिया, जाइन को जीत लिया। परंतु 1292 में अटैक किया था। ये कब किया था, 1292 में अटैक किया था और दुर्ग को ये जीत नहीं पाया। कौन से दुर्ग को जीत नहीं पाया रे, किसको नहीं जीत पाया, रणथंभौर को नहीं जीत पाया। और जलालुद्दीन को इस सुदृढ़ दुर्ग को जीतना बड़ा मुश्किल। तो 8 माह तक क्या किया इसने, दूसरे अटैक के बाद इसने 8 महीने तक पड़ाव डाले रखा, चाहे वो बरसात हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको क्या नहीं मिली, विजय नहीं मिली। तो इस कारण ये वापस कहां, दिल्ली लौट जाता है। लौटते समय इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद अहमद चाप। क्या नाम था, मोहम्मद अहमद चाप। तो याद रखना, मोहम्मद ने क्या कहा, मोहम्मद ने क्या कहा, मोहम्मद ने क्या कहा, मोहम्मद ने कहा कि जब ये खिलजी दिल्ली की तरफ लौट रहे थे तो मोहम्मद ने एक सवाल पूछा कि जलालुद्दीन जी अपनी कायरता छिपाने के लिए गए थे ना, कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं क्या कर दूं, मुसलमान के एक सिर के बाल के बराबर नहीं समझता, उनके ऊपर से न्योछावर कर दूं। तो ऐसा कथन किसने कहा था, ऐसा कथन कहा था किसने, जलालुद्दीन ने। तो लिखा हुआ है हमारे सामने कि जलालुद्दीन के सेनापति मोहम्मद अहमद चाप ने खिलजी से वापस लौटने का कारण पूछा, जिसके कारण अब उसने जवाब दिया कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी कायरता छिपाई और उस कायरता को छिपाने के लिए उसने कहा कि मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के एक सिर के बाल के बराबर नहीं समझता, है ना, सिर के बाल के बराबर नहीं समझता। ये तो वही बात होगी, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो किला नहीं जीत पाया तो क्या करेगा, क्या करेगा, अपनी सेना का क्या हो कि मनोबल न घटे, तो उसके मद्देनजर रखते हुए अपनी कायरता छिपा रहा है तू अंदर। और ऐसा था तो ऐसा था तो वारने वाला था तो तू अटैक कर देता, जीत लेता, वापिस दे देता अमीरदेव को, लेकिन तेरे में वो क्षमता ही नहीं थी। तो इस कारण क्या है, रणथंभौर दुर्ग को जलालुद्दीन कभी भी नहीं जीत पाया, लेकिन जाइन के दुर्ग को वो 2 बार जीत चुका था। एक 1290 में, एक 1292 के अंदर जीता था उसने। मोहम्मद अहमद चाप ने सवाल किया था, क्यों जा रहे हैं अपने दिल्ली, क्यों जा रहे हैं अपने दिल्ली। तो कहता है कि मैं ऐसे 100 किले भी, 10 किले भी क्या कर दूं, मुसलमान के सर के बाल के बराबर नहीं समझता, ठीक है ना, न्योछावर कर दूं मुस्लिमों के ऊपर मैं ऐसे 100 किले, है ना। तो ये असफल रहा और जलालुद्दीन के सामने अलाउद्दीन खिलजी, अपने अमीरदेव का एक सेनापति जिसका नाम था गुरदास सैनी, लड़ता हुआ मारा गया था। तो ऐसा पूछ सकता है गुरदास सैनी किसका दरबारी था, अपने किसका सेनापति था, तो याद रखना अमीरदेव चौहान का। तो उसके बाद में कहते हैं कि 1296 का आया, दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत ही बड़ा पड़ाव आया। और इनका जलालुद्दीन का एक अपने भतीजा था जिसका नाम था, जो कि बाद में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का भी विवाह उससे कर दिया था, तो जुवाई भी हो गया। तो इसका भतीजा था जलालुद्दीन का जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी, वही अलाउद्दीन खिलजी जो कि सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटता है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 1296 ईस्वी के अंदर, 1296 यानी कि 96 की बात है, 1296 के अंदर क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 के अंदर, 1296 के अंदर दिल्ली के खिलजी वंश का वह राजा जिसने अपने ससुर या फिर अपने अंकल को क्या है, मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली का शासक बन गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी बन गया था। इंपॉर्टेंट है ये। तो जलालुद्दीन के बाद में कौन बना था, जलालुद्दीन के बाद में कौन शासक बना, अलाउद्दीन खिलजी बना 1296 ईस्वी के अंदर। 3-4 साल निकले और अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण के अभियान किए और उसके बाद में निकल पड़ा किधर, गुजरात अभियान पर। तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर धन था, तो आज भी देखते हैं अपने कि पैसे वाला राज्य गुजरात है, तो उस समय भी क्या है, गुजरात था। तो इसने अटैक कर दिया किस पर, अटैक कर दिया किस पर, अटैक कर दिया गुजरात पर। 1299 का दौर था। तो आप देख लीजिए राजस्थान का ये मैप है, राजस्थान का कुछ इस तरीके से ये मैप है, राजस्थान का ये जो मैप है, तो देख लीजिए कि अगर अपने देखें तो यहां दिल्ली पड़ती है, यहां दिल्ली पड़ती है, यहां दिल्ली पड़ती है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो रणथंभौर यानी कि सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र आएगा। कौन सा आएगा, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र आएगा। सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र आएगा तो ये आपके क्या है, इधर अपना गुजरात, इधर कौन सा आ गया, गुजरात। अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात पर अगर अटैक करना है तो कहां से होकर गुजरना पड़ेगा, कहां से होकर गुजरना पड़ेगा भाई, कहां से होकर गुजरना पड़ेगा, रणथंभौर क्रॉस होना पड़ेगा। कहां से होना पड़ेगा, रणथंभौर क्रॉस होना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, रणथंभौर, रणथंभौर के बाद में चित्तौड़गढ़ होते हुए कहां जाना पड़ेगा, जालोर होते हुए कहां जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। और जब ये गुजरात जा रहे थे तो रणथंभौर की सीमा क्रॉस करके जा रहे थे। और अमीरदेव को इस बात का पता था कि जा रहे हैं, लेकिन अमीरदेव ने इन्हें कुछ कहा भी नहीं था उस समय। तो कहते हैं कि 1299 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं, ये गुजरात अभियान करते हैं और सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्रयास करते हैं और लूट भी लेते हैं, काफी धन लेके आते हैं। इस दौरान क्या किया इसने, इस दौरान क्या किया था, इस दौरान इसके दो सेनापति थे, दो सेनापति थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या था, एक का नाम था उलुग खां और एक का नाम था नुसरत खां। तो याद रखना, इन्होंने दो अपने विश्वसनीय सैनिक, जिनका एक का नाम था उलुग खां, एक विश्वसनीय सैनिक, अलाउद्दीन का एक विश्वसनीय सैनिक जिसका नाम था उलुग खां, और एक का नाम था नुसरत खां। क्या नाम था, उलुग खां, नुसरत खां। तो याद रखना उलुग खां, वह नुसरत खां, ये किसके सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। गुजरात अभियान के दौरान ये क्या है, इनको भेजा गया था, लेकिन इनके साथ दो और बंदों को भेजा गया था जो कि नवीनतम मुसलमान थे। नवीनतम मुसलमान का मतलब यही है कि दिल्ली के जो बाउंड्री थी उसके चारों ओर क्या है कि चारों ओर क्या है कि अपने नवीनतम मुसलमान रहते थे, यानी कि नवीनतम मुसलमान रहते थे, उनको कन्वर्ट करके क्या है, मुस्लिम बनाया गया था जबरन तरीके से, जबरन तरीके से नवीनतम मुसलमानों को। और इनके सामने एक था मोहम्मद शाह और एक था कहबरू, नवीनतम मुसलमान। तो याद रखना मोहम्मद शाह प्लस कहबरू, ये नवीनतम मुसलमान थे। ये नवीनतम कैसे थे, ये मूल रूप से मंगोली थे, मूल रूप से कैसे थे, मंगोली थे। इनको कन्वर्ट करके क्या है, धक्के से क्या बनाया गया था, मुस्लिम बनाया गया था। मूल रूप से कैसे थे, मंगोली। और इनको मंगोली से क्या बना दिया गया था, इनको मंगोली से क्या बना दिया गया था, इनको मंगोली से क्या बना दिया गया था, कन्वर्ट लिख रहा हूं यहां पे, आपको समझ में आ जाएगा। कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया था, नवीनतम मुसलमान, कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया था, नवीनतम मुसलमान बना दिया गया था इनको, नवीनतम
मुस्लिम। आगे बात समझ में, इनको नवीनतम मुसलमान बना दिया गया था। तो गुजरात अभियान पर 4 बंदों को भेजा गया। केब्रू, कहब्रू, एक तो भेजा गया था किसको, केब्रू को, एक भेजा गया था उलुग खां को। ये नवीनतम नहीं थे, उलुग खां और केब्रू, उलुग खां और केब्रू। और जो अपने उलुग खां और नुसरत खां, सॉरी, उलुग खां और आपका नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां। उसके बाद में जो मंगोल से मुस्लिम बने थे, मोहम्मद शाह और केब्रू, मोहम्मद शाह और केब्रू। पीछे वाली स्लाइड पर लिख देता हूं मैं। इनके साथ में किसको भेजा गया था प्लस में, प्लस में कौन थे, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह व केब्रू, इनको भेजा गया था। तो ये मोहम्मद शाह और केब्रू तो क्या हो गए, मोहम्मद शाह और केब्रू तो क्या हो गए, नवीनतम मुसलमान। उलुग खां और नुसरत खां विश्वसनीय सैनिक। इन चारों को नेतृत्व देकर कहां भेज दिया, सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने के लिए। इन चारों ने क्या कर दिया, अटैक भी कर दिया, और अटैक भी कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या किया कि ये जो नवीनतम मुसलमान थे ना, मोहम्मद शाह और केब्रू, ये क्या करते हैं, लूटे हुए धन को लेकर 4 थप्पड़ मारे खींच के मोहम्मद शाह और केब्रू ने किसको, 4 थप्पड़ मारे किसको, मोहम्मद शाह और केब्रू ने किसको, उलुग खां और नुसरत खां को, कि भाग जाओ अपने पिताजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, कह देना हम जा रहे हैं अपना धनवन लेकर। सारा लूट कर किसके पास आ गए थे साहब, किसके पास आ गए थे साहब, किसके पास आ गए, हमीरदेव चौहान के पास। हमीरदेव चौहान को अपने ये गाथा सुनाई, कहने लगे कि हमें कन्वर्ट कर दिया गया था, हम अब क्या है कि हमारे अंदर पूरा गुस्सा भरा हुआ था, और हमने क्या पहले विश्वास जीता उसको, हमें उसने अभियान पर भेजा, 4 लोगों को भेजा था, एक तो उलुग खां था, एक नुसरत खां था, मैं मोहम्मद शाह और ये केब्रू, हम दोनों आपकी शरण में आए हैं, और आप हमें क्या है अपनी शरण के अंदर रख लो, ये लो धन, और हमें कोई छोटी मोटी जागीरें दे दो या अपने यहाँ नौकरी दे दो, हम आपके पास ही रहेंगे। तो अमीरदेव ने यस भी कर दी। अमीरदेव ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका बाल भी क्या है मैं बंका नहीं होने दूंगा। तो ये बात कह दी। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि धन के साथ साथ में अलाउद्दीन खिलजी को लुगाई, अलाउद्दीन खिलजी की एक लुगाई थी, उसको भी ले आया था। कौन, मोहम्मद शाह। कहते हैं कि मोहम्मद शाह का जो अपने अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी एक मराठा बेगम थी जिसका नाम था क्या, चिमना बेगम। क्या नाम था, चिमना बेगम। कहते हैं कि मोहम्मद शाह जो है ना, चिमना बेगम के साथ प्रेम करता था, और चिमना बेगम किसके साथ प्रेम करती थी, मोहम्मद शाह के साथ। और इस बात का पता नहीं था अलाउद्दीन खिलजी को। तो कहते हैं कि चिमना बेगम को भी ये ले आया था। वो भी बड़ा कारण रहा था मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य दुश्मनी का, और धनवाला भी रहा था। तो याद रखना, चिमना बेगम किसकी रानी थी, चिमना बेगम अलाउद्दीन खिलजी की रानी थी, लेकिन प्रेम किससे था उसका, मोहम्मद शाह के साथ था। मोहम्मद शाह और केब्रू कौन थे, जो मंगोल से कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाए गए थे, वो थे उलुग खां, नुसरत खां कौन थे, उसके 2 विश्वसनीय सैनिक थे। इन चारों को गुजरात अभियान पर भेजा गया। 2 को थप्पड़ मार के दिल्ली भेज दिया, और थप्पड़ मार के भेजा था मोहम्मद शाह और केब्रू को। और 2 नवीनतम मुसलमान कहाँ आ गए, हमीरदेव चौहान के पास। उनका नाम क्या था, मोहम्मद शाह और केब्रू। ठीक है, मोहम्मद शाह और केब्रू। अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली कौन चले गए थे, उलुग खां और नुसरत खां। और अमीरदेव के पास कौन आ गए, मोहम्मद शाह और केब्रू आ गए थे। ठीक है जी। और शरण किसने दी भाई इनको, शरण किसने दी थी, शरण किसने दी थी भाई, शरण दी थी किसने, हमीरदेव चौहान ने। अब आपको पता ही है हमीरदेव चौहान तो हट के लिए प्रसिद्ध है। कुछ भी कर ले अलाउद्दीन खिलजी, लड़ाई हो जाए चाहे, छोड़ूंगा नहीं इनको मैं, हमारे पास ही रखूंगा। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर से अपने विश्वासघाती सैनिक मोहम्मद शाह और केब्रू, किनको, मोहम्मद शाह और केब्रू को सौंपने का आदेश दिया। लेकिन अमीरदेव द्वारा शरणागत धोखा देना राजपूतों के संकल्प में नहीं है, यानी कि जिसको शरण दे दी, शरण में आगत हो गए, उनको धोखा देना, उनको अपने राज्य से निकाल देना, ऐसा राजपूतों के खून में नहीं है। तो ऐसा कह के क्या कर दिया उसने, मना कर दिया। और यह सबसे बड़ा कारण रहा राजस्थान के पहले साके का, इसका, राजस्थान की पहले साके का। तो कहते हैं अमीरदेव ने यह हट कर ली कि मुझे मोहम्मद शाह को वापिस नहीं लौटाना। अमीर अपनी हट के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अमीर हट तिरिया तेल हमीर हट चढ़ा ना दूजी बार, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभोर के अभियान के निम्न कारण थे। अब कारण क्या रहा,
अलाउद्दीन खिलजी का एक ही कारण थोड़ी रहा कि धन की कमी थोड़ी थी उसके पास, धन की कमी, बेगम की कमियां थोड़ी थी उसके पास, हजारों बेगमें थी उसके पास, हजारों नहीं था, 100 के रूप में बेगम थे, हजारों तो ज्यादा हो जाएगी ना, हाँ तो 100 के रूप में थी। तो याद रखना उसकी एक रानी थी चिमना बेगम, जो कि मराठा रानी थी, उसके साथ प्रेम संबंध थे मोहम्मद शाह के, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कारण रहे। अब आपसे पूछेगा क्या कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अटैक करने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 चिमना बेगम, ऑप्शन नंबर 2 नवीनतम मुसलमान जो कौन से थे, मोहम्मद शाह और कैबरू, उनके द्वारा लूटे गए धन जो सोमनाथ मंदिर से लूटे गए थे उसको लेकर शरण में चले जाना किसके? अमीरदेव चौहान के, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण आएगा अपने अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति या विस्तारवादी नीति, राज्य के विस्तारवादी नीति। और चौथा जो कारण आएगा अमीरदेव द्वारा सुल्तान को कर न देना, यानी कि टैक्स न देना। क्या नहीं देना? टैक्स नहीं देना। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या करोगे आप? तो आपको सही चुनाव करना पड़ेगा उस समय ये कि अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति, और इसको एक अन्य नाम भी दिया जाता है क्या? साम्राज्यवादी नीति। कौन सी पॉलिसी रखता था वो? साम्राज्यवादी, यानी कि अपने राज्य की सीमा को और बढ़ाना, अपने राज्य की सीमा को और बढ़ाना, बाउंड्री को और विस्तारित करना, है ना इसकी सीमा। अमीरदेव द्वारा सुल्तान को, अब देख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के अटैक करने के कारण क्या रहे थे। पहला, अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति। दूसरा, हमीरदेव ने क्या नहीं दिया था इसे? टैक्स नहीं दिया था, सीमा टैक्स जो था अपना शुल्क था, अपने टैक्स था, वो नहीं दिया था इसे। तीसरा कारण, दुर्ग की अजयता। अजयता का मतलब क्या है कि अपने क्या, कभी भी अपने दक्षिण की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे? रणथंभौर होके जाएंगे। तो रणथंभौर में अगर कहीं लड़ाई हो रही है, अपने अटैक करना है, तो सबसे पहले रणथंभौर होके जाएंगे। कल को ये क्या अपनी सेना लेके खड़ा हो गया कि नहीं निकलने दूंगा, आप दूसरे राज्य से निकलो, किसी दूसरी रियासत से होकर जाओ, तो क्या करेंगे? तो अपने अधिकार में अगर रणथंभौर होगा तो अपने क्या आसानी से क्या दक्षिण भारत की ओर अटैक कर सकते हैं। तीसरा कारण, जलालुद्दीन 2 बार परास्त होकर लौटा। कारण ये भी था कि इसके जो पूर्वज थे जलालुद्दीन ने क्या किया था? 2 बार रणथंभौर पर अटैक किया। आपको पता है कि शिवाना उसने जाइन के दुर्ग को जीत लिया था 2 बार, लेकिन 2 बार वो विफल रहा था किसको जीतने में? रणथंभौर को। ये भी टीस उसके मन में थी कि पूर्वजों की तगड़ी बेइज्जती की है इसने। और रणथंभौर की दिल्ली से समीपता, यानी कि रणथंभौर की दिल्ली से समीपता का कारण ये था कल को ये दिल्ली पर ही कहीं नहीं अटैक कर दे, अपनी हट के लिए प्रसिद्ध हट्टी आदमी है ये, कहीं दिल्ली पर अपनी सेना लेकर चढ़ाई ना कर दे, ये भी उसको डर था अलाउद्दीन को। और क्या कारण रहे होंगे? अमीरदेव द्वारा मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण देना, ये बता ही दिया मैंने आपको। कवि चंद्रशेखर के ग्रंथ में हमीर हट के अंदर ये लिखा गया है, अपने चंद्रशेखर का हमीर हट है, वो क्या कहलाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी जिसका नाम था बेगम, जिनका नाम था बेगम। कौन सी? चिमना बेगम और मोहम्मद शाह जो कि एक मंगोली था, इनके मध्य क्या था? प्रेम संबंध था। क्या था? प्रेम संबंध था। तो वो भी एक कारण रहा था। और उसके बाद में कहते हैं रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है और यहाँ 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जो दुर्ग है ना, कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से। दुर्ग की कुंजी मैंने बता दी आपको, जाइन का दुर्ग है। कौन सा है? जाइन का दुर्ग। अबुल फजल की बात कर लें तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा है? राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग जो है ये तो बख्तरबंद है। कैसा बख्तरबंद? यानी कि चारों तरफ 7 पहाड़ियों से क्या है, ये घिरा हुआ है। कोई भी अटैक करने आएगा तो क्या होगा? वो जीत नहीं पाएगा। इससे क्या नहीं जीत पाएगा? इस दुर्ग को जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो बख्तरबंद है ये, और इसके आगे सारे दुर्ग नंगे हैं। ये तो क्या है? बख्तरबंद है, चारों तरफ से क्या है? एकदम से ये क्या है? लोक है। तो याद रखना, ऐसा कथन किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं कहा था, ये तो अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल कौन सा? अबुल फजल वही जो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्या कहता है। तो याद रखना कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्या कहता है, बताना भाई, कमेंट बॉक्स में बताना कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में
अबुल फजल ने क्या कहा था, अबुल फजल ने क्या कहा था, है ना। बंदायूनी ने क्या कहा था। जिस प्रकार बंदायूनी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहता है, ये तो गोगुंदा का युद्ध है ना, ये तो गोगुंदा का युद्ध है। तो याद रखना, उसी प्रकार बता ही देता हूं, उसी प्रकार अबुल फजल कहता है, जो हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था अपने अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अबुल फजल कहता है ये खमनोर का युद्ध है, खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध को, युद्ध को, ठीक है। तो अबुल फजल, अबुल फजल रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे, राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे और ये तो दुर्ग बख्तर बंद। ये बात कौन कहता है? अबुल फजल कहता है, क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्ग है, तो ये किस में आ जाएगा? पहाड़ी वाले क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। तो कहते हैं कि सारी चीज को याद रखते हुए, इन सारी चीजों से बिल्कुल दुखी हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने अंतिम रूप से सोच लिया था कि अब मैं रणथंभौर पर क्या करूंगा? अटैक करूंगा। और इस अटैक वाली बात को लेकर क्या करता है? उन्हीं 2 मुस्लिम सैनिकों को भेजता है जिन्होंने मोहम्मद शाह और कैबरू ने जिनको थप्पड़ जड़ के कहाँ भेज दिया था? दिल्ली भेज दिया था। और उन सैनिकों के नाम है उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां की बात कर लें तो उलुग खां और नुसरत खां को अलाउद्दीन खिलजी ने भेज दिया कहां पर? रणथंभौर दुर्ग पर अटैक करने के लिए। और यह समय काल था 1299 ईस्वी का। कब का था? 1299 ईस्वी का। तो याद रखना, उलुग खां और नुसरत खां को कहां भेज दिया? उलुग खां नुसरत खां को किसने भेजा था? उलुग खां नुसरत खां को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां पर अटैक करने के लिए? कहां पर अटैक करने के लिए? कहां पर अटैक करने के लिए? रणथंभौर पर अटैक करने के लिए। उलुग खां और नुसरत खां किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ये जब अटैक करने के लिए आए तो हमीर उस समय क्या कोटिजन यज्ञ के अंदर बैठा था और मौन व्रत कर रहा था। उस समय क्या कर रहा था? ये मौन व्रत कर रहा था। और रणथंभौर सेना का नेतृत्व के लिए 2 व्यक्ति भेजे गए थे। देखिए, 2 व्यक्ति, एक का नाम था भीम सिंह, एक का नाम था धर्म सिंह। एक का नाम था भीम सिंह, एक का नाम था धर्म सिंह। अब तक हमने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो पढ़े उनके बारे में पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापतियों को पढ़ा, जिनमें से एक नुसरत खां और एक था आपका उलुग खां, ये उसके विश्वसनीय सैनिक थे। और एक था मोहम्मद शाह और एक था कैबरू, जो कि अमीरदेव की शरण में आ गए। अब तक अमीरदेव के सेनापतियों के बारे में पढ़ा, तो एक पहले जो अपने बात कर लेते हैं, एक पहले जो बात कर लेते हैं जो कि मारा गया था, जिसका नाम क्या था? सैनी था। और कौन सा सैनी था? बताओ कौन सा सैनी था? गुरदास सैनी था। और अब जो आएंगे अलाउद्दीन के सामने जो लड़ेंगे, वो कौन से हैं? वो कौन से हैं भाई? वो है आपके धर्म सिंह और आपका भीम सिंह। 1299 में अटैक करता है तो ये धर्म सिंह भीम सिंह को भेजता है। तो इस युद्ध के दौरान क्या है कि छोटी मोटी घटनाएं हुई, है ना, ये चलता रहा युद्ध। और इस युद्ध में संघर्ष के दौरान भीम सिंह मारा गया। कौन मारा गया? भीम सिंह। और रणथंभौर दुर्ग से बारूद का एक गोला गिरा, और जो कि मुस्लिम सेनापति जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, मुस्लिम सेनापति जिसका नाम था नुसरत खां मारा गया। तो याद रखना, 1299 का जो पहला अटैक हुआ एक्के की तरफ से, अलाउद्दीन की तरफ से, तो 2 व्यक्तियों की, जो 2 महत्वपूर्ण सेनापति थे, एक तो था हमीर का, एक कौन सा था? हमीर का। एक था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नुसरत खां। नुसरत खां। और हमीरदेव का सेनापति था गुरदास। अपने हमीरदेव का सेनापति कौन था? हमीरदेव का सेनापति था भीम सिंह। ये इस लड़ाई के अंदर मारे जाते हैं। 1299 वाली के अंदर ये क्या है? मारे गए। तो याद रखना,
आपसे पूछेगा जब 1299 में ये अटैक करता है रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी, उस समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा जाता है? तो दो सेनापति भेजे थे उसने, उलुग खां और नुसरत खां। नुसरत खां मारा जाता है। और अमीरदेव का सेनापति था जिसका नाम था भीम सिंह, भीम सिंह मारा जाता है। दो सेनापति उसने भेजे थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। इधर धर्म सिंह बच गया और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन बच गया? कौन बच गया आपका? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आपका उलुग खां बच गया। कौन बच गया? उलुग खां बच गया। ठीक है जी। युद्ध के अगले चरण में उलुग खां का साथ देने के लिए देखिए, अब अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया कि अपना एक राइट हैंड तो भाई टूट गया, यानी कि एक तो सैनिक मारा गया। अब बचा है उलुग खां जो कि लेफ्ट हैंड है, और उसको नेतृत्व, उसको क्या है, सहायता करने के लिए खुद अपनी सेना लेकर कौन पहुंच जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है यहाँ पर रणथंभौर में अटैक करने के लिए। दिल्ली सुल्तान खुद आता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है भाई? अलाउद्दीन खिलजी है। और हमीर को सरी का समाचार पहुंचाया, हमीर को संधि का समाचार पहुंचाया। उसने कहा कि खिलजी खुद आए हैं और आपको क्या करनी पड़ेगी? संधि कर लो, लड़ाई को अपने खत्म करो। झगड़े के अंदर कुछ नहीं पड़ा, जिसमें शाही शिविर में अमीरदेव द्वारा अपने सेनापति या मंत्री रणमल और रत्तीपाल को भिजवा दिया। इसने क्या किया कि संधि करके आओ। दो और सेनापति है इसके, दो सेनापति और हैं, दो सेनापति और हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने अमीरदेव चौहान के, रणमल और रत्तीपाल। रणमल रत्तीपाल को भेजा कि रणमल और रत्तीपाल, रणमल और रत्तीपाल, इन दोनों को भेजा कि रत्तू तू जा और रणु तू जा, और अपने क्या करके कोई संधि प्रस्ताव लेकर आए हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप क्या करना, डन कर देना। इन्होंने कहा यस बॉस। ये चले गए कहाँ? एक शाही शिविर के अंदर बैठा था, वहां से ये चले गए। और रणमल और रत्तीपाल अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर अमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात कर लेते हैं। अलाउद्दीन ने कहा कि पूरी की पूरी जागीर दे दूंगा तुम्हें। अब क्या, रणमल रत्तीपाल अपने राजयोग देखने लगा मन ही मन के अंदर, और क्या कहा कि अपने क्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हो जाते हैं, और रणमल रत्तीपाल क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं। तो ऐसा प्रश्न आएगा कि अमीरदेव चौहान के दो विश्वासघाती सैनिक कौन थे? रणमल और रत्तीपाल थे। अब तक कितने पढ़ लिए? गुरदास सैनी जलालुद्दीन के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद में अपना कौन सा आया? भीम सिंह और धर्म सिंह, पहला अटैक, और इसमें कौन मारा गया? भीम सिंह। बच कौन गया? धर्म सिंह। और इसका एक पांचवा और छठा सैनिक अपने कौन, अपने क्या है, चौथा और पांचवा सैनिक रणमल और रत्तीपाल। ये दोनों विश्वासघाती निकले और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साथ मिल गए जाकर। अब अपने बढ़ते हैं आगे। दूसरा, हमीर दुर्ग के दरवाजे खोलकर खिलजी सेना से लोहा लेते हुए मारा जाता है। यानी कि अब क्या है, कुछ बचा नहीं। अब क्या है, उसने केसरिया कर लिया। केसरिया करने का मतलब सेना को पता चल गया कि अब या तो करो या मरो। दरवाजे खोल दिए गए अपने किसके, किले के। और क्या है कि मुगलों की सेना से लड़ते हुए मारा गया, अपने दिल्ली सल्तनत के खिलजियों की सेना से लड़ता हुआ मारा गया कौन? हमीरदेव चौहान। इस बात का पता उनकी रानी को पता चलता है। तो वो क्या कर लेते हैं? जौहर कर लेती है। तो जौहर और केसरिया मिलाकर क्या हुआ? जौहर प्लस केसरिया हो गया। यहाँ क्या हो गया? जौहर प्लस केसरिया। जौहर और केसरिया हुआ जैसे ही, तो ये बनता है क्या? जौहर, जिस किले के अंदर जौहर और केसरिया हो जाए तो वो मिलकर कहलाता है साका। क्या कहलाता है? साका। जौहर करती है महिलाएं, यानी कि अग्नि में कूद जाती हैं। और केसरिया करता है कौन? केसरिया करता है पुरुष, जो कि युद्ध मैदान में कूद जाता है। जैसे ही केसरिया धारण करता है पुरुष, और उसी समय को क्या कर लेते हैं? केसरी अपने जौहर कर लेती है महिलाएं। लिखा हुआ है कि 1301 ईस्वी के अंदर 1301 ईस्वी के अंदर शाका हुआ, और इस शाके को राजस्थान का पहला शाका कहा जाता है। तो याद रखना, राजस्थान का पहला शाका 1301 ईस्वी में, राजस्थान का पहला शाका 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। राजस्थान का पहला शाका कब हुआ? 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। याद रखना, राजस्थान का पहला शाका था ये। राजस्थान का पहला शाका कब हुआ? 1301
1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। राजस्थान का पहला साका कब हुआ? 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की एक रानी थी जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था? रंग देवी। और रंग देवी ने क्या कर लिया? रंग देवी ने कर लिया क्या? जौहर। इनकी पुत्री थी, उन्होंने भी इनका साथ दिया था, लेकिन रानी याद रखना आपको रंग देवी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं आगे। लाइक एंड शेयर करते रहो भाई, हैं, बिल्कुल सुस्त अवस्था के अंदर मत बैठो। अब अपने पूरे होने वाले आए कौन सा? रणथंभौर का चौहान शासकों का ये क्रम। रणथंभौर का युद्ध 1301 में खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। हमीरदेव की पुत्री देवलदेव और पद्म तालाब के अंदर कूद कर जल बरनी के अपने बरनी के अनुसार कहते हैं कि ये जो है ना देवलदे किसकी पुत्री थी? मीरदेव की। इसने क्या किया है कि उस तालाब के अंदर छलांग लगा दी। रणथंभौर दुर्ग का क्या हो गया? पतन। कहते हैं 10 जुलाई 1301 को ऐसा होता है। तो याद रखना, राजस्थान का पहला साका। राजस्थान का पहला साका कब होता है? तो राजस्थान का पहला साका जो होता है, राजस्थान का पहला साका जो होता है 10 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर होता है। और ये जो होता है साका, इसके अंदर देवलदे क्या करती है? तालाब के अंदर कूद जाती है। जोहर करती है। वो कौन करती है? जोहर मतलब अग्नि। जोहर करती है। वो कौन करती है? कौन करती है? आप इनकी रानी रंग देवी करती है। कौन करती है? रंग देवी। और केसरिया कौन दान करता है? हमीर देव, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। इलियट ने इस साके की तारीख 11 जुलाई 1301 बताई है, ठीक है जी। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन ने रणथंभौर के दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। कब किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया था? 11 जुलाई 1301 को कर लिया था। और अधिकांश इतिहासकार 11 जुलाई के ही पक्ष में है। तो आपको एक बार के लिए क्या करना है? 11 जुलाई ही याद रखना है। इतने बिल्कुल सिमिलर को ऑप्शन नहीं देगा, तो आपको 10 और 11 याद रखना है। और दोनों ऑप्शन में हो तो आपको 11 जुलाई ही सेलेक्ट करना है कि रणथंभौर का साका 11 जुलाई 1301। अगर बरनी के अनुसार पूछे तो 10 जुलाई को, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं आपको चतुर श्रेणी के अंदर। तो ये डेट आप 11 जुलाई 1301 याद करना। और अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया यहाँ पर? अधिकार हो गया। और 1301 में रणथंभौर के साके के समय अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक, कवि व इतिहासकार अमीर खुसरो मौजूद था। तो इतना भी याद रख लेना, अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। और ये क्या है, इस साके के दौरान इसके साथ था, इसका सैनिक भी था, कवि भी था, इतिहासकार भी था, यानी कि मल्टी टैलेंटेड आदमी था। ये मल्टी टैलेंटेड आदमी था। और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा गांव के अंदर हुआ था। देखिए, अबुल फजल किसके दरबार में था? अबुल फजल किसके दरबार में था? अबुल फजल था अकबर के दरबार में। लेकिन अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। तथा इसका मूल नाम क्या था? अबुल हसन था। इसका मूल नाम क्या था? अबुल हसन था। तो याद रखना, इसे अबुल हसन को क्या बोला गया? आगे जाकर अमीर खुसरो बोला गया। और इसे तोता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तोता बोला जाता है। कौन सा तोता बोला जाता है? तोता ए हिंद बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अमीर खुसरो को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अमीर खुसरो को बोला जाता है। आगे बात समझ में बढ़ूं आगे। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतह व तुगलकनामा लिखा था। इंपॉर्टेंट है भाई। तुगलकनामा और खजाइनुल फतह ग्रंथ किसके हैं? तुगलकनामा और खजाइनुल फतह के ग्रंथ किसके हैं? तो याद रखना, अमीर खुसरो के ग्रंथ हैं। खजाइनुल फतह और तुगलकनामा किसके ग्रंथ है? अमीर खुसरो के ग्रंथ है। तो याद रखना भाई, ये आपको पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम में मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की आपको आवश्यकता कतई नहीं है। आपको ये पीडीएफ फाइल जो है वो सारी की सारी कहाँ मिल जाएगी? अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ज़्यादा अपने को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अमीर खुसरो खजाइनुल फतह तुगलकनामा, इसे तोता ए हिंद कहते हैं। और इसका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? एटा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। अमीर खुसरो रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद कहा था, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। कुफर होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। यानी कि आज कुफर का गढ़, घमंड का आज गढ़ आज क्या हो गया? इस्लाम का सदन हो गया। तो ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात कौन करता है? ऐसी बात कौन करता है?
ऐसी बात कौन करता ऐसी बात कौन करता है? अमीर खुसरो करता है ना, अमीर खुसरो करता है। तो याद रखना, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कथन कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। ये अमीर खुसरो ने कहा था। 1301 में युद्ध अमीर द्वारा हारे जाने के कारण उसके सैनिक रणमल रत्तीपाल विश्वासघात किया। लास्ट में रणमल रत्तीपाल को भी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? मौत के घाट उतार देता है, याद रखना। हाँ जी, रणथंभौर के चौहान वंश की यह शाखा अमीरदेव चौहान की मृत्यु के बाद क्या हो गई? समाप्त हो गई। और इसी मृत्यु के बाद में अपने क्या करेंगे? रणथंभौर शाखा का भी क्या करेंगे? अंत करेंगे। क्या करेंगे? अंत करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना भाई। और अपने भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर, अपने मित्रगणों के अंदर और अपनी मित्रियों को जरूर भेजो भाई क्लास। क्यों ऐसे कंजूसी कर रहे हो? आपके लिए इतना अच्छा सा कंटेंट लेके आ रहे हैं सभी टीचर, और आपके लिए रात दिन क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। ये पीपीटी वगैरह ऐसे थोड़ी तैयार हो जाती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात को 3-3 बजे तक जागना पड़ता है। तो ऐसे थोड़ी है कि ये लड्डू थोड़ी है उठा के रख दिया ऐसे इसे अपने इसके अंदर। तो देखिए, चीजें बनाने में बहुत टाइम लगता है ना। और बनानी क्या आपके सामने पेश करनी है वो भी सिलेक्ट करने में लगता है। ऐसे थोड़ी है पूरी पूरी किताब इसे छाप दी आपके सामने, फिर तो किताब से पढ़ लेना, क्या मतलब है? तो जो चीजें आने योग्य है वही करवाई जा रही हैं। अपने रणथंभौर कर चुके हैं, अजमेर के चौहान कर चुके हैं, सारे के सारे प्रतिहार कर चुके हैं। 5 क्लास अपनी हो चुकी है, 6ठी क्लास भी तुरंत आपके सामने आगे वाली आने वाली है। और अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर करना। घंटे वाला बेल का आइकन वाला बटन जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके सामने पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।